क्या आपको भी लगता है कि ETF और इंडेक्स फंड एक ही चीज़ है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल में इससे लाखों रुपए का फ़र्क पैदा हो जाएगा। या तो आप इतने ज़्यादा कमा लेंगे या फिर आप इतने ज़्यादा गंवा देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें दिखने में लगभग एक जैसी हैं। ETF और इंडेक्स फंड दोनों लगभग एक जैसी चीज़, और बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें काफ़ी सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। दोनों ही निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मतलब दोनों ही निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोनों ही पैसिव इन्वेस्टमेंट हैं, मतलब इनमें एक्टिवली कोई फंड मैनेजर काम नहीं करता है, दोनों में, ETF में और इंडेक्स फंड दोनों में। लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो अलग अलग ऑप्शन चूज करते हैं। कोई इंडेक्स फंड चूज करता है, कोई ETF चूज करता है। आखिर ETF में ऐसा क्या है, या फिर आखिर इंडेक्स फंड में ऐसा क्या है जो इसको अपने दूसरे काउंटर पार्ट से बेटर ऑप्शन बनाता है? जैसे कि ETF में ऐसा क्या है जो इंडेक्स फंड में नहीं है, या फिर इंडेक्स फंड में ऐसा क्या है जो ETF में नहीं है। हमें ये भी देखना है कि क्यों ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बताते हैं, वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो आज के इस वीडियो में हम बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के, मतलब कोई भी टेक्निकल हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, सिंपल अपनी आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में, सरल हिंदी भाषा में हम ये डिस्कस करेंगे कि ETF और इंडेक्स फंड दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हैं, क्या बेटर है। इस पूरी कहानी को हम आज डिकोड करके रहेंगे, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे पर्सनली अपनी जेब से अगर पैसा लगाना है तो मैं किस में लगाऊंगा, ETF में लगाऊंगा या फिर इंडेक्स फंड में लगाऊंगा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना कि लोग वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर करके देख लेते हैं, इससे कोई पॉइंट बीच में मिस हो जाता है। लास्ट में वो अपनी एक थिंकिंग बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ें हो सकता है मिस हो जाएं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें छोटी सी गलती करेंगे ना तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेल्दी दीपक। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना, फाइनेंशियली एजुकेट करना, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सही फैसले ले सकें और एक वेल्थ क्रिएट कर सकें। अगर आप भी पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को ग्रो करना सीखना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि निफ्टी 50 क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपके अकॉर्डिंग क्या है निफ्टी 50। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ अगले 30 सेकंड में। मान लीजिए इंडिया की जो टॉप 50 बड़ी कंपनियों की एक क्रिकेट टीम बनाई जाए। मान लो एक क्रिकेट टीम बनाना है जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियाँ हों, तो इस टीम में कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलकर के एक टीम बनाई जाएगी। इस टीम को बोलते हैं निफ्टी 50। मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी बड़ी टॉप की 50 कंपनियां हैं उनकी लिस्ट, इसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब सपोज आपको इन सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है, आप चाहते हैं कि इन 50 की 50 कंपनियों में एक साथ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? या तो आप करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, या फिर आप करेंगे निफ्टी 50 ETF में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में भारत की
टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला रहेगा इंडेक्स फंड और दूसरा रहेगा ETF। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है? तो इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि किसी भी इंडेक्स की बिल्कुल कॉपी करता है। मतलब कि इंडेक्स में मान लो रिलायंस का वेटेज है 10%, निफ्टी में रिलायंस का वेटेज है 10%, तो म्यूचुअल फंड में भी उसका 10% अमाउंट रिलायंस का रहेगा। मान लो कि TCS का वेट है 5% निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेगा ना, उसमें TCS का 5% रहेगा। मतलब कि जिस जिस तरीके का वेटेज निफ्टी 50 में है उसी तरीके का वेटेज उस म्यूचुअल फंड में भी रहेगा, और जिस तरीके से वो ग्रो करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा। मतलब फंड मैनेजर अपनी तरफ से कोई भी स्मार्टनेस नहीं दिखाता। फंड मैनेजर को ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 1.5 से आना नहीं बनना है। जैसा इंडेक्स चल रहा है बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। कोई स्टॉक पिक नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई प्रोडिक्शन नहीं करना है। भाई जैसा वेटेज इंडेक्स में है वैसा ही वेटेज म्यूचुअल फंड में रख दिया और बन गया इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मतलब कि जैसा इंडेक्स है वैसा ही पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं पैसिव फंड, क्योंकि एक्टिवली इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जैसा बना दिया वैसा चलता जाएगा। और यही रीजन है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशो होता है ना, वो दूसरे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब आते हैं ETF पर। ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम थोड़ा सा आपको बड़ा और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? क्या चाहिए होगा आपको? आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट और आपको चाहिए होगा एक ब्रोकर, जिसके थ्रू आप उस शेयर को खरीदेंगे। और शेयर को कब खरीदेंगे? मार्केट टाइम में, मार्केट डेज में। अब मार्केट खुलता है मंडे टू फ्राइडे, सवेरे 9:15 बजे से दिन के 3:15 बजे तक। सैटरडे संडे को नहीं खुलता है, फेस्टिवल को नहीं खुलता है, छुट्टियों के दिन नहीं खुलता है। तो आप इसी टाइम पे ही खरीद पाएंगे उस शेयर को, और डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीद पाएंगे। तो बस ETF भी ऐसा ही होता है। ETF भी ऐसे ही खरीदा जाता है। मतलब डायरेक्ट मार्केट में लाइव प्राइस रहता है इसका, उस पर खरीदा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है ETF। आप इसको खरीद सकते हो सवेरे 9:15 बजे से लेकर के दिन के 3:15 बजे तक मार्केट आवर्स में, और उस दिन जिस दिन मार्केट ओपन हो। आप खरीद भी सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं। आप दिन में 2 बार खरीदो, दिन में 4 बार बेचो। ये मतलब पूरा मार्केट बेस्ड रहता है। यानी मार्केट बंद होने से पहले आप कितनी भी बार खरीद और बेच सकते हैं ETF को। लेकिन इसका पैसा कहाँ लगता है? वो ही निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों में। मतलब कि इंजन सेम है। जो इंडेक्स फंड है वो और ETF दोनों का पैसा एक ही जगह लगता है, लेकिन बस चलाने के तरीके अलग अलग हैं। ETF स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है। चलिए अब शुरू करते हैं असली कंपैरिजन। दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बेटर है। तो इस वीडियो को अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम एक स्कोर कार्ड चैलेंज करेंगे। एक स्कोर कार्ड बनाएंगे, एक तरफ रहेगा म्यूचुअल फंड, एक तरफ रहेगा ETF, और दोनों के लिए हर स्टेप में एक एक पॉइंट देते जाएंगे जो बेटर होगा। मतलब राउंड वाइज चलेंगे। एक राउंड उसमें कंपेयर करेंगे, जो जीतेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। मतलब जो बेटर है उसका पॉइंट 1 हो जाएगा। और आखिर में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं, म्यूचुअल फंड के हैं, मतलब कि हमारे इंडेक्स फंड के हैं, या फिर ETF के हैं। रेडी? तो फिर तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस मज़ेदार खेल को। सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा अमाउंट भी, एक छोटी सी सेविंग लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। तो इसका उल्टा भी सही है। मतलब एक छोटा सा अगर खर्चा होगा ना, तो वह लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा खर्चा बन जाएगा। तो अगर एक्सपेंस रेशो यानी कि जो खर्चा है वो अगर ज़्यादा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा प्रॉफिट में से कट जाएगा। तो ETF का एक्सपेंस रेशो जो है ना, आमतौर पर कम होता है।
क्योंकि इसको कोई फंड मैनेजर थोड़े मैनेज कर रहा है। तो अगर दोनों ने बराबर रिटर्न दिया हुआ है, इंडेक्स फंड ने और ETF ने, तो ETF में आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें से एक्सपेंस रेशो का पैसा इंडेक्स फंड के कंपेयर में कम डिडक्ट होगा। तो पहला पॉइंट जाता है हमारा ETF की तरफ, यानी कि ETF 1 और इंडेक्स फंड 0। राउंड 2 है SIP की सुविधा। अब आप बताइए कि आपको हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो वो मैनुअल करना चाहेंगे या फिर ऑटोमेटिक करना चाहेंगे? मतलब क्या चाहते हैं कि आप हर महीने पैसा जमा करें मैनुअली, या फिर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाए? तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडेक्स फंड में आप सिर्फ एक बार SIP सेट कर दो, एक डेट सेट कर दो, अमाउंट सेट कर दो, तो हर महीने उसी डेट को वो पैसा डिडक्ट होकर इन्वेस्ट होता जाएगा। किसमें? इंडेक्स फंड में। और ETF में, ETF डायरेक्ट मार्केट पर ट्रेड होता है, तो इसमें आप SIP बुक नहीं कर सकते हैं, आपको खुद ही खरीदना पड़ेगा। मतलब आपको खुद ही लॉगिन करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है और खुद ही सेलेक्ट करना है। जितने बार भी आप खरीद लेंगे, जितने बार भी बेचेंगे, आपको मैनुअली ही करना है। और यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं मैनुअल काम करने में। वो सोचते हैं कि अरे यार आज मार्केट महंगा है, आज नहीं खरीदते हैं, यार अगले महीने देखा जाएगा, अगले महीने खरीदेंगे। जब मार्केट क्रैश होगा, थोड़ा डाउन होगा ना, तब खरीदेंगे। और देखते ही देखते 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक निकल जाते हैं और उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता मैनुअली करने का। तो अगर इसकी जगह पर आपका ऑटोमेटिक SIP होता है, तो मार्केट कैसा भी हो, आपके अमाउंट है आपके अकाउंट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो डिसिप्लिन के मामले में अगर देखा जाए तो ये राउंड जीतता है इंडेक्स फंड, यानी इस राउंड का विनर है इंडेक्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के मामले में इंडेक्स फंड में हम SIP कर सकते हैं, ETF में हम SIP नहीं कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड है डीमैट की ज़रूरत। अगर आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाता है तो आप ETF खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे? सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि ETF एक स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जबकि म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ETF को खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू KYC करके, AMC की साइट पर KYC करके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मतलब जो नए इन्वेस्टर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा ईजी है। तो इस राउंड का विनर होता है इंडेक्स फंड। स्कोर क्या हो गया है? इंडेक्स फंड 2 पॉइंट, ETF 1 पॉइंट। तो अभी इंडेक्स फंड 2x से आगे चल रहा है। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का ETF खरीदा। खरीदते समय आपको कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से। तो जब भी आप ETF खरीदेंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आपको ब्रोकरेज चार्ज देना नहीं पड़ता है। अब ब्रोकरेज चार्ज में क्या अकेला ही नहीं होता है, आपको GST भी देना पड़ेगा, आपको स्टाम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर कोई शेयर खरीदते हैं। तो जब भी आप ETF खरीदेंगे तो ये सारे चार्जेस लगेंगे। हो सकता है कि अमाउंट जो है वो बहुत कम हो सकता है, छोटा सा अमाउंट लगेगा, लेकिन आखिर है तो अमाउंट नेग्लिजिबल, मतलब जीरो तो नहीं है, खर्चा तो है इसमें। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड खरीदते टाइम हमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही जाता है। इसलिए ये वाला पॉइंट जाएगा इंडेक्स फंड पर। अब इंडेक्स फंड के पॉइंट हो गए हैं 3 और ETF का पॉइंट है X, तो 3x से आगे चल रहा है इंडेक्स फंड। अगला राउंड है एक्सपेंस रेशो। अब कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि दीपक भाई ETF का एक्सपेंस रेशो कम होता है तो वो ही अच्छा है,
क्योंकि कम एक्सपेंस रेशो मतलब कम खर्चा। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए, सबसे बड़ी गलतफहमी होती है यहाँ पर। ETF का एक्सपेंस रेशो अक्सर इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशो से कम होता है, लेकिन अगर आपने ब्रोकरेज, GST, ट्रेडिंग कॉस्ट ये सारी चीज़ें जोड़ दी ना, तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में ETF में खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ एक्सपेंस रेशो देख करके फैसला लेना सही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपेंस रेशो की बात करें तो विनर है ETF, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस की बात करें तो विनर है इंडेक्स फंड। अगला राउंड NAV कैसे डिसाइड होती है, तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज सवेरे मार्केट खुला, निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट लगातार ऊपर को चला जा रहा है। आपने ETF खरीद लिया, तो उस समय जो मार्केट प्राइस होगा ना, उस मार्केट प्राइस पर आप ETF को खरीद लेंगे, क्योंकि ये तो लाइव ट्रेड होता है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा तो म्यूचुअल फंड लाइव मार्केट पर प्राइस पर नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपका जो प्राइस मिलेगा वो किस प्राइस पर मिलेगा, जो दिन के ख़त्म होने के बाद जो NAV होगी ना, ख़त्म होने के टाइम जो NAV होगी उस प्राइस पर आपको यूनिट्स मिलेंगी। तो ETF में आपको मिल जाएगा रियल टाइम प्राइस, और जबकि इंडेक्स फंड में आपको मिलेगा एंड ऑफ द डे का प्राइस। तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो वो ETF ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए ए राउंड का विनर है ETF। स्कोर अब क्या हो गया, इंडेक्स फंड 3 पॉइंट और ETF 3 पॉइंट। आते हैं राउंड नंबर 7 की तरफ। इसमें हम देखते हैं लिक्विडिटी। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, मतलब जब हमें कैश पैसा चाहिए तो तुरंत किस में मिलेगा। अब इस चीज़ पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ETF की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है। मान लीजिए ETF बेचने का आपने ऑर्डर लगा दिया, करेक्ट, आप बेचना चाह रहे हैं ETF, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो आप कैसे बेच पाएंगे। क्या होगा, आपको वेट करना होगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन जब तक कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। जैसे कोई खरीदने वाला मिलेगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है कोई कम कीमत पर खरीदना चाह रहा हो तो आपको कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ETF में होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में खरीदने और बेचने वाले पेयर की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट AMC से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो जैसे आप रिडीम्शन रिक्वेस्ट डालते हैं तो AMC खुद आपकी यूनिट खरीद लेती है, आपको खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस राउंड का विनर होता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड के पॉइंट हो चुके हैं 4 और ETF के पॉइंट हैं 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, दोनों नेक टू नेक लगभग बराबर ही चल रहे हैं। अगले इस राउंड पर चलते हैं। अगला राउंड है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपका टारगेट है कि आपको 10 साल, 15 साल या फिर इससे ज़्यादा 20 साल के बाद करोड़ों रुपए की वेल्थ बनाना है, आपका टारगेट है करोड़ों की वेल्थ बनाना, तो क्या बेटर रहेगा, इंडेक्स फंड बेटर रहेगा या फिर ETF बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त हैं, अमित और सुमित। अब दोनों हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो अमित ने इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दिया। बस उसने क्या किया, हर महीने एक डेट फिक्स कर दी और टाइम फिक्स कर दिया, तो उस डेट को अपने आप पैसा इन्वेस्ट होते रहा, उसे मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी तरफ सुमित ने क्या किया, सुमित ने चूज किया ETF। अब ETF में क्या होगा, उसे हर महीने बाई करना है, मैनुअली बाई करना है। तो पहले महीने तो किया, दूसरे महीने कर दिया, तीसरे महीने भूल गया, मतलब तीसरे महीने कहीं बिजी हो गया, उसके माइंड से एकदम स्किप हो गया और वो खरीदना भूल गया। चौथे महीने उसे लगा कि अब तो मार्केट तो बहुत महंगा है यार, अगर इस रेट पर खरीदूंगा तो मेरा एवरेज प्राइस ही बिगड़ जाएगा। तो उसने बोला इस महीने नहीं खरीदना, मैं अगले महीने खरीदूंगा। फिर उसने क्रैश का वेट किया कि थोड़ा मार्केट नीचे चले जाए, क्रैश जाए, तब मैं बहुत सारा खरीद लूंगा तो एवरेज प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। फिर न्यूज आई, न्यूज का वेट किया, अच्छी न्यूज आए, फिर इलेक्शन, फिर लड़ाई चालू हो गई 2 कंट्रीज में, और देखते देखते 2 साल निकल गए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। हम समझते हैं कि मार्केट हमारे पैसे खा जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का बिहेवियर है,
हमारा खुद का व्यवहार है कि हम कैसा कर रहे हैं। और एसआईपी जो है ना, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एसआईपी हमें डिसिप्लिन सिखाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है, क्योंकि उसमें वो एसआईपी कर सकते हैं। ईटीएफ में वो एसआईपी नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जाता है इंडेक्स फंड को। तो फाइनल स्कोर क्या हुआ? इंडेक्स फंड 5 पॉइंट और ईटीएफ 3 पॉइंट। अब चलिए देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट। अगर इंडेक्स फंड को ज़्यादा पॉइंट मिल गए तो इसका क्या मतलब? ईटीएफ खराब है? बिल्कुल नहीं। ईटीएफ भी बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ईटीएफ भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता, अलग अलग होते हैं। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट सही होता है, किसी के लिए दूसरा सही होता है। तो अगर आप मार्केट को समझते हैं, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और आप डीमैट अकाउंट का यूज करते हैं, आप मैनुअली इन्वेस्टमेंट करने में कंफर्टेबल हैं और आप कभी कभी टैक्टिकल एलोकेशन भी कर लेते हैं, तो ईटीएफ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि हर महीने आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हैं, तो और बिना मार्केट को टाइम किए, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को टाइम करने का, एलोकेट करने का, तो मेरी राय में इंडेक्स फंड जो है ना, वो एक बेटर चॉइस है। ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। तो मेरी पर्सनल चॉइस, अगर आज मेरे पास हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना हो, एक डिसीजन लेना हो उधर, तो मैं बिना सोचे समझे इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वेल्थ केवल अच्छे रिटर्न से नहीं बनता कि जहां अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहां से वेल्थ बन रहा है। वेल्थ बनती है कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से। कंसिस्टेंसी कहां से आएगी? कंसिस्टेंसी आएगी ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन जहां है, जहां हमें मैनुअल एफर्ट देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ कंसिस्टेंसी आएगी। तो याद रखिए, मार्केट को टाइम करने वाले बहुत हैं, लेकिन मार्केट में टाइम स्पेंड करने वाले वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आज के वीडियो से आपको ईटीएफ और इंडेक्स फंड का कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप क्या चूज करेंगे, ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड। मैं खुद एक एक कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस को आसान हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं, तो वेल्दी दीपक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा लक्ष्य जो है ना, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।